हाय गाइस, आज हम लोग 2025 में आई हुई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी सिनर्स को यहाँ पे रिकैप करेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 97% फ्रेश है। ये मूवी आपको जियो हॉटस्टार, Amazon प्राइम वीडियो दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, हमको एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सैमी, और वो यहाँ से गाड़ी से अपने उतरता है और एक चर्च की तरफ जा रहा होता है। हमें दिखाई देता है कि जैसे उसको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है, बहुत ज्यादा वुंडेड है या उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, और उसके हाथ में गिटार होता है जो टूटा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे उस चर्च का जो पास्टर होता है, जेरेडाया नाम है उसका, वो यहाँ पे सैमी को देखता है दरवाजे पे खड़े हुए। तभी हमें एक चीज मालूम चलती है कि सैमी उसका बेटा है और वो उसके सिंस को लेके गॉड से यहाँ पे प्रे करने लग जाता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि सैमी ने सिंस कमिट करे हैं और उसकी वजह से ही उसका अभी फिलहाल ऐसा हाल है। जिसके बाद मूवी की कहानी एक दिन पहले जाती है, जहाँ पे हम लोग को कॉटन के प्लांटेशन को दिखाया जा रहा है और हमें मालूम चलता है कि सैमी अपने फैमिली के साथ वहाँ काम करता है। हम यहाँ पे सैमी को देख पाते हैं जो उस फील्ड की तरफ देख रहा होता है जब सनसेट हो रही होती है, और उसको देख के लग रहा है कि जैसे उसके बहुत बड़े सपने हैं और वो अपने फ्यूचर में कुछ और करते हुए अपने आप को देखता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं दो भाइयों को जिनका नाम होता है स्टैक और स्मोक, और मालूम चलता है कि ये दोनों अपने होम टाउन वापस आए हैं और उनके होम टाउन का नाम होता है क्लार्क्सडेल और वो होता है मिसिसिपी में। हमें ये भी मालूम चलता है कि यहाँ वापस आने से पहले वो लोग शिकागो, इलिनॉय में रहते थे। धीरे धीरे हमें ये मालूम चलने लग जाता है कि इन लोगों ने वहाँ पे शिकागो में रहते हुए मॉब के लिए काम करा है और बहुत सारे पैसे बनाए हैं, और वापस आते ही वो वहाँ पर एक लोकल लैंड ओनर होता है हॉगवुड नाम का, उनको अप्रोच करते हैं ये लोग, जिससे कि उनका जो खाली पड़ा हुआ सॉ मिल है उसको ये लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इन लोग का आइडिया होता है कि उसको किसी और तरीके से वो लोग यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ ये लोग उसको एक तरीके का वार्निंग देते हैं कि वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए क्लैन से। मगर यहाँ पे हॉगवुड उनको बोलता है कि वो लोग मैटर को लेके बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगले दिन उन लोग का प्लान होता है चीजें वैसे ही रन करने का और उस प्रॉपर्टी को नए तरीके से यूज करने का। तो हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों निकलते हैं अपने अंकल जेरेडाया को मिलने के लिए, क्योंकि इनका यहाँ पे प्लान होता है कि वो लोग सैमी को वहाँ उनका जो क्लब या जॉइंट टाइप जो भी वो लोग बनाने वाले हैं पब, वहाँ पे वो आएगा और उनके साथ ही काम करेगा इन अ वे कि वो वहाँ पे गिटार बजाएगा। ये चीज जेरेडाया को सुन के अजीब लगती है, वो इस चीज के लिए बिल्कुल अप्रूव नहीं कर रहा होता, मगर सैमी को देख के लग रहा है कि वो इस चीज को लेके इंट्रीग्ड है। तो वो वहाँ से निकल जाता है प्रॉमिस करते हुए अपने फादर को कि वो अगले दिन सुबह संडे के चर्च के सर्विस के लिए वापस आ जाएगा। जब ये तीनों गाड़ी से निकल जाते हैं तो सैमी यहाँ पे इन दोनों से पूछने लगता है उनकी लाइफ के बारे में, जो शिकागो में वो लोग जैसे जीते थे। तो ये लोग बहुत कैजुअली उसको बोलते हैं कि लाइफ तो उनकी सेम ही थी जैसे मिसिसिपी में है, मगर एक ही डिफरेंस है कि वहाँ शिकागो में जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो ज्यादा ऊंची होती हैं। ये सुन के सैमी अपसेट दिख रहा है क्योंकि उसको लगा था कि वहाँ की लाइफस्टाइल यहाँ से बेटर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पर आए हैं जहाँ से इन्हें एक पूरी ट्रक फुल उठानी है आयरिश बियर रखी हुई है जिसमें वो, और साथ ही साथ उसके अंदर इटालियन वाइन भी होता है। मालूम चलता है कि ये किसी इंसान से नहीं ले रहे हैं बल्कि इन लोगों ने उसको चुरा के वहाँ पे छुपाया हुआ है। इससे हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि इन दोनों के जो इंटेंशंस हैं बहुत अच्छे नहीं हैं और इन लोगों ने ऑलरेडी सिन कमिट करा हुआ है जहाँ पे इन लोगों ने दूसरों से चीजों को चोरी करी है। स्मोक यहाँ पे बोलता है कि उन्हें एक हफ्ते तो लग ही जाएंगे उस पब को खोलने में, क्योंकि बहुत सारे प्रिपरेशंस करने की जरूरत है। मगर स्टैक यहाँ पे बोलता है कि उन्हें उसी रात उसको खोलने की जरूरत है और बहाने देने लग जाता है कि ऐसा क्यों सोच रहा है वो। अभी यहाँ पे स्मोक अग्री कर जाता है कि जो वो रीजंस दे रहा है वो रीजनेबल इनफ है। जिसके बाद टाइम को बचाने के लिए ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्मोक आया है सिटी की तरफ जिससे कि जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको वो खरीद सके, और हम दूसरी तरफ स्टैक और सैमी को देख रहे हैं जहाँ पे उन्हें लोगों को काम पे रखना है जो उनके पब में म्यूजिक प्ले करेंगे, और साथ ही साथ उन्हें उस पब के लिए एक टूरमैन की भी जरूरत है। हम देखते हैं यहाँ पे गाड़ी में जब ये लोग जा रहे होते हैं ये सारी चीजों को करने के लिए, तो सैमी यहाँ पे अपने गिटार को बजाने लगता है और स्टैक उसको सुन के बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। सैमी यहाँ पे स्टैक से उसके बचपन के बारे में पूछता है, जहाँ पे स्टैक बताता है कि उसका जो बचपन था उसमें उसके फादर उसको बहुत ज्यादा मारा करते थे और खासकर उनके पास कोई वजह नहीं होती थी, बिना वजह के वो पिटता रहता था। जहाँ पे आगे चल के वो एक दिन की कहानी बताता है जहाँ पे उसके
फादर ने उसको इतना जोर से मारा था कि वो बेहोश हो गया था। और जब उसको होश आया तो उसने देखा कि स्मोक यहाँ पे उनके फादर की डेड बॉडी को गाड़ रहा है। हम यहाँ देखते हैं कि फाइनली ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जो एक लोकल ट्रेन स्टेशन है। और वहाँ पे वो एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम होता है स्लिम, और उसको वो लोग एज अ लोकल म्यूजिशियन हायर करते हैं अपने पब के लिए। ये सारी चीजें जब चल रही होती हैं तो हम सैमी को देखते हैं कि उसको बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट आ रहा है एक मैरिड वुमन में जिसका नाम होता है पर्लिन, और उसको वो उसी पब के ओपनिंग में इनवाइट करता है। साथ ही साथ स्टैक यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड आउट हो जाता है जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसको दिखाई देती है वहीं पे। उसका नाम होता है मैरी। यहाँ पे मालूम चलता है कि मैरी की शादी हो चुकी है मगर उसको अभी भी स्टैक के लिए फीलिंग्स हैं। और यहाँ पे वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को जता रही होती है कि स्टैक ने बिना बताए वो उसके लाइफ से गायब हो गया था और वो कभी भी वापस नहीं आया। हम यहाँ स्टैक को देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी गिल्ट या रिमोर्स नहीं अपने एक्शंस को लेके कि वो बिना बताए गायब हो गया था। उल्टा वो यहाँ मैरी को बोलने लगता है कि उसको वहाँ से चले जाना चाहिए। मैरी यहाँ पे जाने से पहले बताती है कि उसके मदर की डेथ हो गई है और स्टैक ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक में है। अब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ सैमी, स्लिम और स्टैक तीनों गाड़ी में बैठे हुए हैं और पहले वो लोग जा रहे होते हैं कॉटन फील्ड की तरफ, क्योंकि उनको यहाँ एक आदमी है जिसका नाम है कॉर्न ब्रेड, उसको रिक्रूट करना होता है एज देयर डोरमैन उस पब के लिए। स्टार्टिंग में तो कॉर्न ब्रेड मना कर देता है कि वो ये काम नहीं करेगा, मगर यहाँ पे जब उसकी वाइफ उसको कहती है कि कोई बात नहीं उसको ये काम करना चाहिए तो वो मान जाता है इस चीज को करने के लिए। तब तक हमें यहाँ पे फाइनली स्मोक का दिखाया जाता है जो उस ट्रक को लेके गया हुआ है शहर में, और वहाँ वो एक डील बनाता है एक औरत के साथ जिसका नाम है ग्रेस। उसके साथ एक और लोकल चाइनीज ग्रोसर होता है जिसका नाम होता है बॉच। और डील ये होती है इनकी कि वो लोग सप्लाई करने वाले हैं खाने को उनके पब में, और साथ ही साथ उनके पब के लिए एक साइन को पेंट भी करके देंगे। जिसके बाद नेक्स्ट वो जाता है एनी के पास और वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड टाइप ही होती है। वो उसके बाद जाता है अपनी बेटी के ग्रेव में अपने रिस्पेक्ट्स को पे करने के लिए, जहाँ से वो वापस आता है एनी को वापस देता है एक मोजो बैग टाइप चीज जो एनी ने उसको दी थी एज अ प्रोटेक्शन सालों पहले। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि एनी किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म कर रही है, वूडू कर रही है, जिससे कि जो प्रोटेक्टिव पावर्स हैं वो वापस आ सके और ताकत हो पाए उनमें। तो स्मोक यहाँ पे एनी को बोलता है कि उसको उसके बार में उसके पब में आना चाहिए मदद करने के लिए। स्टार्टिंग में तो मना कर देती है, मगर यहाँ पे जब स्मोक अपने फीलिंग्स को लेके उसको बताने लगता है, ओपन अप होने लगता है, तो वो मान जाती है। जिसके बाद इन लोग के बीच में बहुत ही प्यारा सा एक मोमेंट होता है जो पास होता है। हमारा नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रेमिक, और उसके स्किन को देख के लग रहा है जैसे वो बर्न हो रही है, और वो भागते हुए एक शेड टाइप है वहाँ पे जाता है जिससे कि वो शेड ले सके सन से। जिसके बाद उस शेड का दरवाजा वो बहुत बुरी तरह से बैंग करने लग जाता है, और उनके सामने यहाँ दो लोग खड़े हैं जिनका नाम है बर्ट और जोन्स, और वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं उसको वहाँ पे देख के। और खासकर क्योंकि यहाँ पे वो बार बार बोल रहा होता है कि इंडियंस जो है वो उसका पीछा कर रहे हैं। इन दोनों को देख के लग रहा है कि इन लोगों को कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है इस आदमी के साथ, मगर जैसे ही ये यहाँ पे अपने प्रोटेक्शन शेल्टर के लिए गोल्ड दिखाता है उन्हें, तो वो लोग मान जाते हैं। यहाँ पे वो लोग उसको छुपा देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे जो दो इंडियंस आते हैं इन लोग को ढूंढते हुए, तो जोन उनके सामने जाके उनको भगाती है। एक बार वो लोग जब चली जाते हैं तो वो ऊपर जाती है तो वो एकदम हॉरिफाइड हो जाती है देख के कि उसका जो हस्बैंड है वो एकदम ही मोशनलेस तरीके से जमीन पे पड़ा हुआ है। और हम यहाँ पे उसके सामने ही रेमिक को देख पा रहे हैं जो बहुत ही अजीब सी स्माइल दे रहा है। देख के लग रहा है कि वो किसी तरह का वैम्पायर है, क्योंकि उसके दांतों में साइड में फैंग्स भी हैं और उसकी जो आईज है वो एकदम रेड कलर की हैं। यहाँ पे जोन को ये भी कंफर्म हो जाता है कि रेमिक ने उसके हस्बैंड बर्ट को एक वैम्पायर में चेंज कर दिया है। और कुछ ही समय बीतता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे बर्ट वापस से जिंदा हो गया है और वैसे ही अजीब सी स्माइल दे रहा है जैसे रेमिक दे रहा है। जिसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाती है, मगर उसके साथ भी सेम ही होता है। हमें यहाँ पे अगले सीन में मालूम चल जाता है कि जस्ट बिकॉज अब रात हो गई है इसलिए अब ये लोग जो वैम्पायर्स हैं ये लोग अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। कुछ समय बीतता है, हम देखते हैं कि यहाँ फाइनली पब जो है इन लोगों ने खोल लिया है, मगर जल्दी यहाँ पे हम लड़ाई होते हुए देख पाते हैं जहाँ पे दोनों भाइयों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पर हैं जो प्लान
प्लांटेशन वाले जो टोकन्स होते हैं उसके थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं और मालूम चलता है कि वो जो टोकन्स हैं वो सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल हो सकते हैं उन दुकानों पे जहाँ पे जो लोकल कॉटन प्लांटेशन उनको ओन कर रहा है, सिर्फ वहीं पे। और स्मोक यहाँ जल्दी ही कैलकुलेट कर लेता है कि अगर वो लोग प्लांटेशन टोकन ही लेते रहेंगे तो जो उन्हें यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट बनाना है इस पब से वो नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे उस पब में लोगों को आते हुए देखते हैं और पर्लीन भी वहाँ पर है और उसको वहाँ पे देख के सैमी खुश हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ पे पब में बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं और सब लोग बहुत खुश हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं और ड्रिंक्स ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं और देख के लग रहा है कि हो सकता है ये पब एक सक्सेस हो जाए। मगर इसके पहले कुछ और हो, हम देखते हैं कि मैरी वहाँ पर आती है और चीजें फिर खराब होने लगी हैं। स्टैक यहाँ पे उसको बोलता है कि उसको वहाँ नहीं आना चाहिए और वो चली जाए, मगर वो मना कर देती है क्योंकि वो बोलती है कि वो चाहती है अपने दोस्तों और अपने फैमिली के बीच में रहना। सैमी का यहाँ पे प्लान होता है कि वो पर्लीन को इम्प्रेस करने वाला है, तो जल्दी हम देखते हैं कि वो उसके लिए परफॉर्म करने लगा है और यहाँ हम स्लिम को देख रहे हैं जो उसके साथ ही ट्यून प्ले कर रहा है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सारे लोग यहाँ पे सैमी और स्लिम को साथ में प्ले करते हुए बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सारे जगह सब लोग डांस करने लगते हैं क्योंकि ट्यून इतना अपबीट होता है। जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रेमिक, जून और बर्ड तीनों वहाँ पर बाहर खड़े हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं कि उन्हें भी अंदर आने दिया जाए जिससे कि वो लोग भी इस पार्टी को एंजॉय कर सकें। यहाँ पे साथ ही साथ रेमिक बोलने लगता है कि वो यहाँ पे म्यूजिक प्ले करना चाहता है क्राउड के लिए और वो इस चीज के लिए पैसे देने को भी तैयार है। मगर स्मोक को इनके बिहेवियर पैटर्न अच्छी नहीं लग रही होती, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग ट्रबल है, तो वो मना कर देता है। अब हमें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मालूम चलती है कि अनलेस एंड अनटिल आप वैम्पायर्स को इनवाइट नहीं करोगे तो वो आपके थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकते। हम यहाँ देखते हैं कि सैमी का परफॉर्मेंस खत्म हो गया है और पर्लीन के साथ वो इंटीमेट होने लगा है जहाँ उसने अपने आप को और उसको एक रूम में बंद करा हुआ है। स्टैक यहाँ पे सैमी को आवाज लगाता है, मगर जब उसको कमरे से बाहर आवाजें आ रही होती हैं तो वो समझ जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उन लोग को अकेला छोड़ देगा और वहाँ से वो चला जाता है। हमारा यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि स्मोक यहाँ पे स्टैक से बात कर रहा है इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके, जहाँ पे हमें ये मालूम चलता है कि 100 मिल को खरीदने की वजह से इनका जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब हो गया है और अनलेस एंड अनटिल इनका पब नहीं चलता तो 2 महीने के अंदर इनके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद स्टैक यहाँ पे मैरी को बताता है अपने और स्मोक के फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। अब यहाँ मैरी सोचती है कि वो मदद करना चाहती है तो वो उन तीनों के पास जाने का सोचती है जिन तीनों को इन्होंने अभी पब से निकाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टैक इस चीज के लिए अप्रूव नहीं कर रहा, मगर मैरी बोलने लगती है कि उन्हें पैसे की जरूरत है और वो लोग म्यूजिक प्ले करने के लिए उल्टा पैसा देने को तैयार हैं। अब यहाँ पे स्टैक को लगने लगता है कि इससे बात करने का तो फायदा है नहीं क्योंकि ये जाकर ही मानेगी, तो वो एक कंधे देता है उसको और हम देख पाते हैं कि मैरी यहाँ पे उन तीनों से बात करने गई है। वो तीनों यहाँ पे मैरी को कुछ अजीब अजीब से गोल्ड के कॉइन्स दिखाने लगते हैं, मगर यहाँ पे जब रेमिक बताता है कि उसकी असली आइडेंटिटी क्या है तो हम मैरी को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो गन निकाल लेती है। वो यहाँ पे गन दिखाते हुए उन तीनों को बोलती है कि वो तीनों वहाँ से चली जाएं, जिसके बाद वो मुड़ती है वापस पब में जाने के लिए। मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रेमिक उसको भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी वापस आ गई है पब में और यहाँ कॉर्नब्रेड को बोल रही होती है कि वो उसको अंदर अलाउ करे जाना और यहाँ पे कॉर्नब्रेड को यहाँ कोई भी शक नहीं होता है मैरी पे, तो वो उसको अंदर इनवाइट कर लेता है। हम यहाँ देखते हैं कि वो धीरे धीरे जाती है, स्टैक को सिड्यूस करती है डांस करते करते और उसके बाद उसको एक साइड के कमरे में खींचती है। ये लोग यहाँ पे इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। स्टैक को दिखाई दे रहा है कि मैरी ड्रूल कर रही है, मगर वो इस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करता। जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि वो उसके नेक पे बाइट कर देती है और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ब्लड लूज करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्मोक यहाँ पे स्टैक को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे कुछ काम है उससे, मगर उसको स्टैक की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा होता, तो वो उस कमरे में जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो शॉक हो जाता है देख के कि वो खून के एकदम पूल जैसा जमा हो गया है, वहाँ पे वो लेटा हुआ है और मैरी यहाँ पे उसके नेक को बाइट कर रही होती है। वो तुरंत ही यहाँ पे अपना गन निकालता है और मैरी पे गोली चलाने लग जाता है, तो गोली के इम्पैक्ट की वजह से वो जमीन पे गिर तो जाती है, मगर कुछ ही सेकंड्स में हम देख रहे हैं कि वो वापस से खड़ी हो गई है। वो खड़ी होने के बाद स्माइल करती है, उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो यहाँ पे स्मोक को थ्रेटन करने लग जाती है कि वो और उसके जितने भी नए दोस्त हैं सारे मिलके जितने भी लोग वहाँ पे पब में हैं उन सबको वो मार डालेंगे। जिसके बाद बहुत अजीब तरीके से हंसते हुए वो पब से ही निकल जाती है। यहाँ पे स्टैक को बचाने की बहुत कोशिश करता है स्मोक, मगर उसकी जो चोट होती है वो बहुत ज्यादा सीवियर होती है और वो ब्लड लॉस की वजह से मर जाता है। अब उसके मरने के बाद वो लोग
स्टैक की बॉडी को जो स्टोरेज रूम होता है वहीं पे छोड़ते हैं, जिसके बाद वो गेस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें वहाँ से जाने की जरूरत है। सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि बाहर उनका क्या चीज इंतजार कर रहा है। ग्रेस यहाँ पे बोल रही होती है कि वो भी घर जाएगी और उसके साथ जो दूसरा दुकान वाला होता है वो भी अपने घर जाता है। अब यहाँ पे सारी चीजें जब चल रही होती हैं तो हम देखते हैं कि स्लिम जो है उसने यहाँ कॉर्नब्रेड की जगह दरवाजे को मैन करने का डिसाइड करा है, क्योंकि कॉर्नब्रेड गया होता है पी करने के लिए। जब वो पी कर ही रहा होता है तो उसको बहुत दूर से ही अजीब सी मर्मरिंग जैसी आवाजें आ रही होती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। हमें भी यहाँ पे लगने लग जाता है कि जो यहाँ वैम्पायर्स ने उसके लिए ट्रैप सेट करा था उसमें वो फंस जरूर गया है। जिसके बाद हमें कंफर्म इसलिए हो जाता है कि वो वैम्पायर है, क्योंकि वापस आता है वो पब में तो यहाँ वो बोलता है कि उसको अंदर आने दिया जाए। वहाँ पे जो लोग बचे हुए होते हैं उन्हें ये बिहेवियर बहुत अजीब लगती है तो वो लोग उसको मना कर देते हैं। जिसके बाद कॉर्नब्रेड यहाँ पे उसने के कमाए हुए उस दिन के वो पैसे मांगता है, तो जो स्मोक है वो उसको दरवाजा हल्का सा खुला हुआ होता है उसके थ्रू ही दे देता है, मतलब उसको अंदर इनवाइट नहीं करता। मगर यहाँ पे कॉर्नब्रेड उसका हाथ पकड़ के उसे बाइट करने की कोशिश करता है। इसके पहले कि कॉर्नब्रेड ऐसा कर पाए, स्मोक अपना गन निकाल के उसे गोली मार देता है। अब यहाँ गोली खाने के बाद भी कॉर्नब्रेड हिल रहा होता है, तो अंदर जो लोग होते हैं पब के अभी भी वो सारे यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि फ्रंट डोर को वो लोग लॉक करने वाले हैं। अचानक से हमें स्टैक की भी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं जो स्टोर रूम से आ रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। एनी यहाँ पे बोलती है स्मोक को कि वो ऐसा ना करे, मगर हम अगले ही सेकंड देखते हैं कि स्टैक जो है वो दरवाजा तोड़ के ही बाहर आ गया है। एनी यहाँ पे पानी में उसने गार्लिक को भिगाया हुआ होता है तो वो उसके ऊपर फेंकती है वो, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्टैक भागते हुए फ्रंट डोर से बाहर चला गया है। अब यहाँ पे सबको मालूम चल जाता है कि जो थ्रेट यहाँ लर्क कर रहा है वो कितना सीरियस है, तो वो सारे यहाँ पे एनी के एडवाइस को सुनते हैं, जहाँ पे वो उनको बोल रही होती है कि वो सारे मिलके गार्लिक को, सिल्वर को और वुड को इकट्ठा करें। हमें मालूम चलता है कि एनी कभी फेस टू फेस तो नहीं आई है वैम्पायर्स के, मगर उनके बारे में उसने कहानियां बहुत सुनी है। यहाँ पे वो सबको बोलती है कि उन्हें सुबह होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैम्पायर्स होते हैं वो दिन में बाहर नहीं आते, क्योंकि अगर वो लोग बाहर आ गए तो वो धूप की वजह से मारे जाएंगे। हमें यहाँ मालूम चल जाता है कि रेमिक ने जितने लोग उस पब से निकले थे उन सबको ही वैम्पायर में चेंज कर दिया है। रेमिक यहाँ पे बोलता है कि वो वहाँ पे बेसिकली इसलिए है क्योंकि उसे सैमी को क्लेम करना है, क्योंकि उसका मानना है कि सैमी के यहाँ पे जो म्यूजिक के रिलेटेड स्किल्स हैं उससे वो किसी एक ऐसी चीज को जिसको वो ढूंढ रहा है उससे वो कनेक्ट कर पाएगा। यहाँ पे वो बाकियों को भी भड़काने की कोशिश करता है, जहाँ वो बोलता है कि एक बार जब ये लोग वैम्पायर्स बन जाते हैं तो वो लोग एक कनेक्शन फॉर्म कर पाते हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है उन लोग का साथ में कनेक्शन फॉर्म करके एक दूसरे के साथ, जो यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड जो है वो डिनाई करता है इनको। यहाँ पे हम देखते हैं स्मोक को कि वो सबको बोल रहा है कि जो लोग पब के अंदर हैं वो लोग सैमी को हैंड ओवर नहीं करने वाले हैं। और ग्रेस यहाँ पे एकदम से डर जाती है जब वो देखती है कि उसका जो हस्बैंड है वो वापस आया है वहाँ पे, और वो बोलने लग जाता है कि वो उसकी बेटी लीसा को चेंज करने वाला है वैम्पायर में। यहाँ पे लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसके एंड में मालूम चलता है कि स्मोक का यहाँ पे मानना है कि अगर वो लोग रेमिक को मार देंगे तो सारे के सारे बच जाएंगे। यहाँ पे एनी बोलती है कि ये चीजें ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि एक बार जो लोग टर्न हो गए होते हैं या तो वो सनलाइट की वजह से मारे जाएंगे, नहीं तो उनके हार्ट के थ्रू एक स्टिक डालना होगा उन्हें। अभी यहाँ लोग कंक्लूड करते हैं कि कुछ भी हो जाए सुबह होने का ये लोग वेट करने वाले हैं, मगर बाहर हम सुन पाते हैं कि रेमिक के साथ और जो जितने भी लोग हैं सारे मिलकर बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग सी आवाजें निकाल रहे हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं कि ग्रेस स्नैप कर जाती है और रोते हुए डिमांड करने लगती है कि वो लोग अंदर आ सकते हैं, जिससे कि वो सारे अंदर आए और उन सबको भी एक वैम्पायर में चेंज कर दें। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये इनवाइट तो कर देती है, तो जितने लोग अंदर होते हैं वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं कि कैसे वो लोग अपने आप को वैम्पायर से बचाने वाले हैं। मगर तुरंत ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्लिन, एनी और ग्रेस गिर गए हैं। इसके पहले कि एनी यहाँ पे टर्न हो सके हम देख पाते हैं कि स्मोक बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसने उसके हार्ट के थ्रू स्टेक को घुसा दिया है। तुरंत बाद हम देखते हैं कि स्लिम ने भी खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है, जिससे कि स्मोक यहाँ पे सैमी को लेके वहाँ से जा सके। मगर यहाँ अनफॉर्चुनेटली उनके सामने स्टैक और रेमिक आ जाते हैं। यहाँ पे स्मोक और स्टैक लड़ रहे होते हैं और रेमिक और सैमी, यहाँ पे सैमी सब कुछ करने लग जाता है खुद को बचाने के लिए। और अब हमें मालूम चलता है कि उसका गिटार टूटा हुआ क्यों था, क्योंकि उसने रेमिक के सर पे उसी गिटार से मारा था। मालूम चलता है कि गिटार का जो सिल्वर वाला वायरिंग होता है उसकी वजह से उसके सिर पे चोट लग जाती है, और ऐसा होने की वजह से बाकी जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वो सभी दर्द में चिल्लाने लगते हैं। और ये वाला हमें यहाँ जो कनेक्शन की बात कर रही थी उसके बारे में मालूम चलता है कि वो लोग किस तरीके का फिजिकल कनेक्शन शेयर करते हैं। मतलब कि ये लोग कनेक्टेड इस तरीके से हैं कि एक को
चोट लगेगी तो सबको फील होगा वो। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि स्टैक और स्मोक के बीच में अभी भी लड़ाई चल रही है। यहाँ पे भले ही स्टैक एक वैम्पायर क्यों ना हो, हम स्मोक का देख पाते हैं कि वो एक टाइम पे सोल्जर रह चुका है, तो वो उसको ओवरपावर कर पाता है और एक वुडन स्टेक उसके हार्ट के थ्रू निकाल देता है। जैसे यहाँ पे रेमिक मारने वाला होता है सैमी को, वहाँ पे स्मोक आ जाता है और यहाँ पे रेमिक के हार्ट के थ्रू भी वो एक स्टेक को निकाल देता है और हम देखते हैं कि एकदम से रेमिक गायब हो गया है। हमें मालूम चलता है कि यहाँ सैमी और स्मोक यहाँ किसी तरीके से सरवाइव कर पाए और सुबह हो गई है और वो देख रहे होते हैं कि बचे हुए जितने भी वैम्पायर्स हैं, धूप निकलने की वजह से उन सब में आग लग गई है। स्मोक यहाँ पे सैमी को अपने भाई की गाड़ी की चाबी दे देता है और उसको बोलता है कि जो भी हो जाए वो यहाँ इस शहर को छोड़ के चला जाए। यहाँ पे उसको याद आता है कि ब्रेड जो था वो एक्चुअली में बेटा है वहाँ के लोकल क्लैन का जो लीडर है उसका, और वो और कोई नहीं हॉगवुड है। तो यहाँ पे स्मोक को पूरा यकीन होता है कि हॉगवुड और उसके जो फॉलोअर्स हैं क्लैन के, वो सारे वहाँ पे जल्दी आने वाले हैं। स्मोक अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाता है और अपने मशीन गन को निकालता है वो खुद को फेंड करने के लिए, और जो उसको लगा था कि हॉगवुड और उसके क्लैन वाले सारे आएंगे वैसा ही होता है। अब यहाँ पे वो एनी का जो मोजो वाला बैग होता है प्रोटेक्शन वाला, उसको वो हटाता है अपने नेक पर से और उन लोग पे अपने मशीन गन से फायर करने लग जाता है, मगर उसको भी अनफॉर्चुनेटली गोली लग जाती है। जस्ट उसके मरने से पहले वो देखता है एनी को और उनके बेबी को साथ में। और अब हमारी मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग सैमी को देखते हैं कि वो उसके फादर के चर्च में आया है सुबह सुबह। अब यहाँ पे उसका फादर बोलता है उसकी हालत देख के कि उसको ये गाना वाना का जो उसका शौक है उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से उसका ये हाल हुआ है। मगर उल्टा यहाँ पे हम देखते हैं कि सैमी जिस गाड़ी से आया था उसी गाड़ी को लेके वहाँ से निकल जाता है और अपने साथ वो जो उसका टूटा हुआ गिटार है वो उसके हाथ में हम उसको पकड़ा हुआ देख पा रहे हैं। समय निकल जाता है, हमें फ्यूचर में दिखाया जाता है अब कि यहाँ पे जो सैमी है वो बहुत ही फेमस ब्लूज म्यूजिक का म्यूजिशियन, बहुत फेमस सिंगर बन गया है। साल होता है 1992 का और शहर है शिकागो का। हम देखते हैं कि सैमी को मिलने के लिए यहाँ पे स्टैक और मैरी आए हैं। स्टैक यहाँ पे बताता है कि स्मोक ने उसको जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे उसने प्रॉमिस लिया था इन रिटर्न कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सैमी को यहाँ पे हार्म नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि वो और मैरी वहाँ उस पब से सालों पहले भाग निकले थे, इसके पहले कि वहाँ पे सनराइज होता। यहाँ पे स्टैक को ये भी सेंस हो जाता है कि सैमी की यहाँ पे उम्र बढ़ रही है और उसकी वजह से वो जल्दी मरेगा भी, और इसी वजह से वो ऑफर करता है उसको कि वो उसे एक वैम्पायर में चेंज कर सकता है। मगर यहाँ सैमी इस ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। स्टैक यहाँ पे ये भी कन्फेस करता है कि सालों से वो उसके यहाँ पे करियर को भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे वो उसको बोलता है कि वो उसका कोई पुराना गाना सुनना चाहता है। सैमी ऐसा करने को मान जाता है और हम देखते हैं कि सैमी ने यहाँ पे उसी गिटार को जो अब उसने ठीक कर दिया है उसको वो निकालता है। हमें यहाँ मूवी का फाइनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैमी कन्फेस कर रहा होता है कि उसको अभी भी उस शाम का लेके नाइटमेयर्स आता रहता है, मगर तब भी रात होने से पहले तक वो उसके लाइफ का बेस्ट दिन था। स्टैक भी इस बात को एग्री कर जाता है क्योंकि उसके लिए भी वो आखिरी दिन था जब यहाँ पे उसने सन को और अपने भाई को आखिरी बार देखा है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।